हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने क्या देखा था, हमने सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया था, जिसमें से हमारे 4 फीचर्स हो गए थे। कौन से हो गए थे हमारे कि लेंथ इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। फिर आगे क्या था, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज की हमने देखा था ये कौन से सोर्सेज से ये लिया गया है। थर्ड हमने देखा था ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कि जैसे मैंने आपको बताया था कि रिजिडिटी में आपको आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग अमेंडमेंट होगा, ठीक है। और फिर फ्लेक्सिबिलिटी मैंने आपको बताया था, जैसे कि एक ऑर्डिनरी लॉ पास होता है या चेंजेस होते हैं उसके अंदर, वैसे ही आपका फ्लेक्सिबिलिटी वाला कंसेप्ट आएगा। फोर्थ वन आपका हो गया था फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा विद यूनिटरी बाइस था। आज हम हमारा स्टार्ट करेंगे फिफ्थ से, ठीक है। आइए करते हैं स्टार्ट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि कोई भी गवर्नमेंट है उसके 2 टाइप्स ऑफ फॉर्म होती हैं। 2 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। कौन से? या तो वो पार्लियामेंट्री होगी, या फिर वो प्रेसिडेंशियल होगी। जो आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसका एग्जांपल है आपका यूएस, नहीं सॉरी, आपका जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका एग्जांपल है आपका यूके। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का आपका एग्जांपल है वो है आपका यूएसए। हम क्या देखते हैं, हमारी जो इंडिया है उसके अंदर कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसके कौन से फीचर्स होते हैं? देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स क्या होगा, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव होगा। हम क्या देखते हैं, हमारा जो प्रेसिडेंट है वो क्या है, नॉमिनल हेड है हमारा। और रियल हेड कौन है हमारा? प्राइम मिनिस्टर है। फिर आगे मेजोरिटी पार्टी रूल होगा। जैसे कि हम देखते हैं हमारी जो लोकसभा में, हमारी जो पार्लियामेंट है जिसमें जिसकी ज्यादा मेजोरिटी है वही पार्टी रूल करते हैं ना हमारे इंडिया में। फिर थर्ड वन क्या है आपका, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी? एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर। फोर्थ वन क्या है आपका, प्राइम मिनिस्टर होंगे और कौन होंगे? सीएम होंगे। फिर आगे क्या है, फिफ्थ वन आता है आपका डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, हम अपने लोकसभा को डिसोल्व कर सकते हैं ना। फिर और देखिए आप, और जैसे ये हमने आपको बता दिया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होगा, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होगा किसको? लेजिस्लेटिव को। तो हम क्या देखते हैं, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसके अंदर कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। और जो आपकी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता, सेपरेशन होता है ऑफ लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूशन। ये है आपका ये, ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं, हमारे जो इंडिया है उसमें कौन सा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था उसका एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने आपको? यूके दिया था, ठीक है। लेकिन हम क्या देखते हैं, इंडिया ने अडॉप्ट किया यूके का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन इंडिया का जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो अलग है जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट, ब्रिटिश का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कैसे देखें, इंडिया वाले ब्रिटिश ब्रिटिश से अलग है।
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। कैसे? इंडिया की जो पार्लियामेंट है नॉट सॉवरेन, और जो ब्रिटिश वाली है वो सॉवरेन है। और हम क्या देखते हैं, ब्रिटिश में क्या है, हेड होता है उनका, वो कौन सा होता है, हेरिडेटरी होता है। और जो यहाँ पे हेड होता है वो रिपब्लिक है, जैसे मैंने आपको बताया था। उसमें क्या था, रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब हमारा जो हेड है वो क्या है, इलेक्टेड है, जस्ट लाइक प्रेसिडेंट। ठीक है। फिर अब आगे देखिए, जो हमारी ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसको हम एक और किस नाम से जानते हैं, हमारी जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसको हम प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, ये हो गया आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स। आइए रीड करते हैं इसको। Parliamentary form of government. The Constitution of the India has adopted for the British parliamentary form of the government rather than American presidential system of the government. यही मैंने आपको बताया था कि जो अमेरिका का है वो प्रेसिडेंशियल है, और जो ब्रिटिशर्स का कौन सा था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और इंडिया ने कौन सा अडॉप्ट किया था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। जैसे मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा लेजिस्लेशन का और एग्जीक्यूशन का। वाइल जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो किसके ऊपर बेस है, सेपरेशन ऑफ पावर होगी दोनों के बीच में, एग्जीक्यूटिव में और जो हमारा लेजिस्लेचर है। ठीक है। फिर आगे देखिए, द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज द वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट। इसको वेस्ट मिनिस्टर बोलते हैं, ये एक जगह है हमारी। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, वेस्ट मिनिस्टर गवर्नमेंट। और इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोला जाता है एंड कैबिनेट government. The constitution established the parliamentary system not at the center but also in the state. हमारा जो इंडिया है इसने ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट है, ये सिर्फ सेंटर पे ही नहीं है, ये हमारा स्टेट में भी है। स्टेट में भी हम देखते हैं ना, लेजिस्लेटिव असेंबली बनते हैं। तो फिर आगे देखिए फीचर्स क्या है हमारी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के, जो मैंने आपको अभी बताए थे। प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, जो मैंने आपको प्रेसिडेंट बताया था और पीएम बताए थे। मेजोरिटी पार्टी रूल, मेजोरिटी रूल करते हैं हमारे। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को। फिर फोर्थ वन है आपका मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर इन द लेजिस्लेशन। फिर आगे है आपका लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर का लीडर है हमारे, सीएम भी है। और फिर आगे डिसोल्यूशन, हम डिसोल्व भी कर सकते हैं हमारे लोअर हाउस को। इवन दो द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज लार्जली बेस्ड ऑन द ब्रिटिश पैटर्न, देयर आर सम फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन द टू। दोनों में कुछ डिफरेंस तो है ही। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया था, इंडियन पार्लियामेंट्री इज नॉट अ सॉवरेन बॉडी लाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो पूरी सॉवरेन नहीं है, ये नहीं है कि वो कुछ भी बना सकती है। और जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट है वो पूरी सॉवरेन है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा किसी का। फिर आगे देखिए, फर्दर द इंडियन स्टेट हैज एन इलेक्टेड हेड। इंडिया में क्या है, इलेक्टेड हेड है हमारा, तभी रिपब्लिक है और हम रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। वाइल द ब्रिटिश स्टेट हैज हेरिडेटरी हेड, उनका हेरिडेटरी हेड है। इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम वेदर इन द इंडिया और द ब्रिटेन, द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हैज, प्राइम मिनिस्टर का जो रोल है वो सिग्निफिकेंट है और क्रूशियल है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट बोला जाता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। ये हो गया आपका फिफ्थ वाला। अब आइए सिक्स स्टार्ट करते हैं। Synthesis of parliamentary sovereignty and judicial supremacy। ये क्या कहता है कि हमारी जो पार्लियामेंट है, एक सिंथेसिस है हमारा, कि हमारी जो पार्लियामेंट है वो सोवरेन है और जुडिशियल हमारी क्या है, सुप्रीमेसी है। तो इसके कहने का मतलब क्या है, हमारी पार्लियामेंट जो है वो कोई भी लॉ बना सकती है। ठीक है, कोई भी लॉ उसने बना दिया, उनके अकॉर्डिंग मेजोरिटी से पास हो गया। ठीक है, लॉ बन गया, वो पहले बिल आया था, फिर आगे उसको एक्ट बना दिया पास करने के बाद, ठीक है, साइन होने के बाद।
ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ आपका, उसको पास कर दिया गया, कोई भी लॉ बना दिया हमारी पार्लियामेंट ने। फिर उसका क्या होगा, हमारा जुडिशियल रिव्यू होगा। वो जो लॉ है उसका क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू होगा। तो हमारा जो जुडिशियल सुप्रीमेसी है, जो हमारी जुडिशरी है, उसको देखेगी कि लॉ जो बना है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है भी या नहीं है। अगर वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है या फिर उसको, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है वो, तो हमारी जो जुडिशरी है उसको क्या कर देगी, नल एंड वॉइड। तो जो वो लॉ बना था वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है एनजेएससी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो 2014 में बनी थी, जो हमारे लॉ के अकॉर्डिंग नहीं थी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं थी। तो फिर जो उसका जुडिशियल रिव्यू हुआ, तो हमारी जो जुडिशरी थी उसने क्या कर दिया, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। यही कहा गया है कि हमारी पार्लियामेंट को क्या है, सोवर्निटी है कि वो कोई भी लॉ बना सकती है। तो इसलिए क्या होगा, हमारी पार्लियामेंट्री सोवर्निटी होगी। और जुडिशियल सुप्रीमेसी कैसे होगी कि वो उसका जुडिशियल रिव्यू करेगी, ठीक है। और अगर जुडिशियल रिव्यू करेगी तो इसका मतलब जुडिशियल रिव्यू होने के बाद तो वो उसको नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर कर सकते हैं अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं होता है। तो देखिए, synthesis of parliamentary sovereignty and judicial supremacy. The doctrine of sovereignty of parliament is associated with the British Parliament. ये बताया था मैंने आपको अभी पीछे। While the principle of judicial supremacy was of the American Supreme Court, जो हमारा पार्लियामेंट्री की सोवरेनिटी का कंसेप्ट है, ये किससे लिया गया है, हमारा यूके से लिया गया है। और जो हमारा जुडिशियल सुप्रीमेसी का कंसेप्ट है, ये किसका है, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का है। जस्ट एज एन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम डिफर्स फ्रॉम द ब्रिटिश सिस्टम, द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज नैरोअर देन व्हाट एग्जिस्ट इन यूएसए। दिस इज बिकॉज द इंडिया the American Constitution provides for due process of the law against the procedure established by the law contained in the Indian Constitution Article 21। हम क्या देखते हैं, हमारा जो आर्टिकल 21 है, जो एक फंडामेंटल राइट है, उसमें क्या है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। ये अभी एचएस का एग्जाम हुआ था ना, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, ये आपका कौन से आर्टिकल के तहत आता है। अभी रिसेंट का जो 2021 में हुआ था, ये क्वेश्चन था उसमें। फिर आगे देखिए, ये क्या कहता है कि जो अमेरिका का जो कंसेप्ट है जुडिशियल सुप्रीमेसी का, ये जो कंसेप्ट है ये ब्रॉडर है इंडिया के कंसेप्ट से। ऐसा क्यों, क्योंकि इंडिया में क्या है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय है, ना कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है कि आप लॉ बनने से पहले भी, जब लॉ बन रहा है, आप उस टाइम पे भी उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हो। लेकिन इंडिया में क्या है, लॉ बनने के बाद जुडिशरी में जाता है ना, फिर चेक होता है कि वो नल एंड वॉइड होगा या नहीं होगा, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है भी या नहीं है। ये हो गया आपका। फिर आगे देखिए, सॉवरेनिटी, therefore, the framers of the Indian Constitution have preferred the proper synthesis between the British principle of parliamentary sovereignty and American principle of judicial supremacy. The Supreme Court, on one hand, can declare a parliamentary laws unconstitutional through its power of judicial review. The Parliament is, on another hand, can amend the major portion of the Constitution through its constitution power. हमारा जो पार्लियामेंट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज भी कर सकते हैं ना विद मेजोरिटी। तो इससे क्या होगा, ये हमारे जो पार्लियामेंट है वो क्या है, सॉवरन है। ये हो गया आपका। फिर आगे आता है आपका सेवंथ कंसेप्ट, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। आपका जो जुडिशरी है वो हमारे जो इंडिया में है वो क्या है, इंडिपेंडेंट भी है और इंटीग्रेटेड भी है। कैसे है देखिए, हम क्या देखते हैं, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसके उसके नीचे क्या है, लोअर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, स्टेट लेवल के ऊपर, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, फिर आगे अदर कोर्ट्स हैं। तो हम क्या देखते हैं, ये क्या है, एक इंटीग्रेटेड है ना, सारे आपस में जुड़े हुए हैं सारे कोर्ट। तो ये क्या हो गया, हमारा इंटीग्रेटेड हो गया। यहाँ पे है सबऑर्डिनेट कोर्ट।
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर लोअर कोर्ट। सब क्या देख रहे हैं हम, एक हायरार्की बनी हुई है। सबसे ऊपर क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, फिर ये हाई कोर्ट है, फिर ये सबसे नीचे ये अदर कोर्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, सबसे नीचे ये आ गए हमारे। तो हम क्या देखते हैं, सब एक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई भी मैटर है अगर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है, या फिर सब ऑर्डिनरी कोर्ट में अगर वो पास नहीं हो रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो कहाँ पे चला जाएगा, हाई कोर्ट में चला जाएगा। और अगर वो हाई कोर्ट से भी पास नहीं हो रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है वो, तो वो मैटर कहाँ पे चला जाता है, वो हमारा सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारी जो जुडिशरी है वो क्या है, इंटीग्रेटेड है। और दूसरी साइड हम क्या कह सकते हैं, हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट भी है। इंडिपेंडेंट कैसे है वो, देखिए हमारे जो जजेस हैं उनका टेन्योर क्या है, टेन्योर की सिक्योरिटी उनकी फिक्स्ड सर्विस है उनकी। उनका जो ऑल एक्सपेंसेस है, जो उनकी सैलरी जाती है वो कहाँ से जाती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। फिर आगे देखिए ये क्या है, इनके थ्रू हम क्या देखते हैं कि, और वो आगे क्या है कि वो प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते आफ्टर रिटायरमेंट। तो हम क्या कह सकते हैं इनसे कि ये जो हमें दिए गए हैं, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करती है। क्योंकि यहाँ पे देख हम कैसे हम देख सकते हैं, जैसे कोई जज है अगर वो अपना जो उसका जो टेन्योर है काम करने का, वो इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा ना, क्योंकि एक तो उसके अंदर कोई लालच नहीं होगा कि उसको रिटायरमेंट के बाद भी कोई वर्क करना हो। ठीक है, तो इसलिए उसकी साइड ले, तो उसको जब ऐसे कोई रिटायरमेंट के बाद कोई वर्क ही नहीं करना है, उसकी पेंशन अच्छे से होगी, तो फिर वो इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा। और उसकी सैलरी कहाँ से जाती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। देखिए, integrated and independent judiciary, the Indian constitutions establish a judicial system that is integrated as well as independent. The Supreme Court stands at the top of the integrated judiciary system in the country. Below it, there are high courts at the state level. Under a high court there is a hierarchy of subordinate courts, that is district court है हमारी, lower courts हैं. The single system of courts enforce both the central laws as well as the state laws, unlike in USA where the federal laws are enforced by the federal judiciary and the state laws are enforced by the state judiciary. ठीक है, तो फिर हमारे जो सेंटर पे जो लॉज एप्लीकेबल हैं वही हमारे स्टेट लेवल पे भी है. द सुप्रीम कोर्ट इज द फेडरल कोर्ट, the High Court of the Appeal, guarantor of the fundamental right of the citizens and the guardian of the constitution. हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास चले जाते हैं ना हम, अगर हमारे फंडामेंटल राइट वोलेट होते हैं तो डायरेक्ट आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग हम चले जाते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. Hence the constitution has made various provisions to ensure its independence, security of tenure of judges, fixed service conditions है उनके जजेस की. All the expenses of Supreme Court charged on the consolidated fund of the India, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया से उनकी सैलरी जाएगी. प्रोहिबिशन ऑन डिस्कशन ऑन द कंडक्ट ऑफ जजेस इन द लेजिस्लेचर, जो अगर कोई भी जज काम कर रहा है उनके टेन्योर के टाइम पर उनका लेजिस्लेशन में कोई भी उनके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लग सकता है. बैन ऑन द प्रैक्टिस रादर आफ्टर रिटायरमेंट, कि रिटायरमेंट के बाद वो कोई और जॉब नहीं कर सकते. पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट. सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, जो हमारी जुडिशरी है वो सेपरेट है किससे, हमारे एग्जीक्यूटिव से. आगे देखिए, आगे आता है आपका फंडामेंटल राइट. हम क्या देखते हैं, हमारे फंडामेंटल प्रोवाइड है हमें आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पार्ट थर्ड के अंदर आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट. कौन से हैं देखिए, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक कौन सा है हमारा, राइट टू इक्वालिटी है. फिर आगे आर्टिकल 19 से 22 तक आपका कौन सा है, राइट टू फ्रीडम है. फिर आर्टिकल 23 एंड 24 किसके बारे में बताता है हमें, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस. फिर आगे आर्टिकल 25 से लेके 28 तक हमारे कौन से, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है. आर्टिकल 29 एंड 30 किसके बारे में बताता है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. फिर आगे आपका आता है राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आपका
आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग आता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट का वोलेशन हो तो। फिर आगे देखिए, द फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर प्रमोशन द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं ये क्या बता देते हैं, हमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रोवाइड कराते हैं। जो हमारे डीपीएस पे वो हमें सोशल हमारा वेलफेयर करते हैं। फंडामेंटल राइट क्या है हमारे, हमें क्या होता है, हमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देगा। दे ऑपरेट एज अ लिमिटेशन ऑफ द टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्रेरी लॉज ऑफ द लेजिस्लेशन। ये जो आपका फंडामेंटल राइट है अभी आपका डिटेल में आएगा, ये जितने भी टॉपिक्स हैं जैसे मैं आपको बता रही हूँ थोड़े, ये आपके आगे डिटेल में आएंगे, ठीक है। ये सिर्फ आइडिया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से फीचर्स है जो उसको यूनिक बनाते हैं, वहाँ पे हम आपको इसको डिटेल में बता देंगे, ठीक है। जो आपका फंडामेंटल राइट है, अगर कोई भी स्टेट है हमारी, अगर उसको वायलेट करती है किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट को, तो हम उस स्टेट के अगेंस्ट हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है क्या क्या जारी करेगा, रिट जारी कर देगा। देखिए यहाँ पे नाम दिए गए हैं, हैबियस कॉर्पस है हमारी, मैंडामस है, प्रोहिबिशन है, सरसरी है, क्यूरो वांटो है, ये हमारी रिट जारी करेगा जिससे कि स्टेट को कहा जा सकता है। However, the fundamental rights are not absolute and subject to reasonable restriction। ये फंडामेंटल राइट जो है वो आपको एब्सोल्यूट नहीं है, इनको इनके लिए भी जा सकते हैं। जैसे हम इमरजेंसी में देखते हैं हमारे सारे फंडामेंटल राइट को ले लिया जाता है एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दी जाती हैं। ये आपका फंडामेंटल राइट। आगे देखिए, आगे है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आगे आपका डीपीएसपी आ गया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने डीपीएसपी डाले हुए हैं आर्टिकल किससे, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51, और ये किस में आते हैं, पार्ट 4 में। जो हमारे फंडामेंटल राइट थे वो किस में आते हैं, पार्ट 3 में आ रहे थे। और डीपीएसपी जो है ये आपकी किस में आ रही है, पार्ट 4 में आ रही है। और इनको इन्होंने क्या कहा गया है, ये हमारा नोवल फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर आगे देखिए, जिसमें इसके जो फीचर्स हैं उसको किस किस चीज में क्लासिफाई किया गया है, गांधीयन में किया गया है, सोशलिस्ट में किया गया है, और इंटेलेक्चुअल में किया है, लिबरल इंटेलेक्चुअल में। डीपीएसपी आर मेंट फॉर प्रोमोटिंग द आइडियल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। जैसे मैंने आपको फंडामेंटल राइट का बताया था, जो वो क्या है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी करता है। और जो हमारा डीपीएसपी है ये कौन से करता है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है ये। द सीक टू एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, हमारा वेलफेयर स्टेट बनेगा इससे। हाउएवर अनलाइक द फंडामेंटल राइट्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट जस्टिसेबल। हमारे जो फंडामेंटल राइट है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर उनका वॉयलेशन होगा तो हम वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। लेकिन जो डीपीएसपी है इसका वॉयलेशन होने के बाद हम कहीं पे किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि ये क्या है, नॉन जस्टिसेबल है नेचर में। दैट इज दे आर इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स फॉर देयर वोलेशन, नहीं जा सकते। Yet the constitution itself declare these principles are fundamental in the governance of the country। ये क्या कहता है कि जो हमारी डीपीएसपी है, मान लिया कि ये नॉन जस्टिसेबल है, कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकता, लेकिन ये क्या है, फंडामेंटल है हमारी गवर्नेंस के लिए, जरूरी है ये हमारे लिए। तो इसका हम कैसे पता लगाएंगे, जैसे हम वोटर्स हैं, ठीक है, हम अपने मेंबर्स इलेक्ट करेंगे, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, ठीक है, हम इनको इलेक्ट करेंगे तो ये हमें बताते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसे करेंगे, ठीक है। तो फिर अगर हम हमारी हमारी सुविधा के अकॉर्डिंग या फिर जो हम चाहते हैं वो वैसे नहीं करते, तो हर 5 साल के बाद जो इलेक्शन होते हैं तो हम उनको चेंज भी कर सकते हैं ना। तो इसलिए क्या है, उनके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि जो ये फंडामेंटल्स डीपीएसपी बनाए गए हैं ये एप्लीकेबल करें उनके गवर्नेंस में। तो फिर आगे क्या आता है, ये इन द मिनर्वा मिल्स केस 1980 का केस है ये, सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस चला गया, मिनर्वा मिल्स केस। इसमें क्या चला गया कि अगर हमारा एक तरफ हमारे फंडामेंटल राइट है, एक तरफ हमारा डीपीएसपी है, तो हम किसको चूज करेंगे, ठीक है, कौन सा ज्यादा एप्लीकेबल है, हमारा फंडामेंटल राइट है या फिर डीपीएसपी है। तो फिर देखिए इन्होंने क्या कहा गया, founded that bedrock of the balance between the fundamental right and the DPSP। ये एक bedrock है, ठीक है, ये आपको आगे डिटेल में आएगा जब डीपीएसपी वाला चैप्टर आएगा। फिर आगे क्या है, हम आगे अपना नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बड़ा हो जाएगा फिर आपका लेक्चर, ठीक है। आपको कुछ डाउट हो तो आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।